अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक लॉन्ग सॉल्व किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिफाइन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन एंड फोटो रिस्पायरेशन। सबसे पहले हमने किसे डिफाइन करना है? फोटोसिंथेसिस को। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? वर्ड फोटो मींस लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू प्रिपेयर। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट होता है। और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, यानी कि प्रिपेयर करना। ठीक है, उसके बाद है प्लांट्स यूटिलाइज सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच रिएक्ट बाय यूजिंग लाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो प्लांट के जो लीव होता है, ये मिसाल के तौर पे लीव है, तो इसमें क्या होगा? क्लोरोफिल मौजूद होगा। ठीक है, क्लोरोफिल मौजूद होगा। अब जब सनलाइट आएगी तो क्या होगा? क्लोरोफिल में कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की मदद से जो होगा क्या हो जाएगा? वाटर ब्रेक हो जाएगा। ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से वाटर ब्रेक हो गया। और ये कौन कराएगा? जो क्लोरोफिल मौजूद होता है ना लीव्स के अंदर, वो ये करवाएगा। उसके बाद हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल 6 कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, 6 वाटर है, और लाइट क्लोरोफिल यूज हुई तो क्या मिलेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था? C6H12O6। और क्या मिल जाएगा? ऑक्सीजन, जो हम यूज करेंगे। उसके बाद है रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन क्या होती है? टू कैरी आउट ऑल द लाइफ प्रोसेस सेल्स रिक्वायर एनर्जी। यानी कि सारे जो लाइफ के प्रोसेस कराने के लिए सेल को किस चीज की जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। द सोर्स ऑफ द एनर्जी इज फूड ऑफ फोटो एसिमिलेट्स प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। यानी कि ये क्या करता है? जो फूड जो बनता है, यानी कि जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनता है, ये उसको उसके जरिए एनर्जी बनाता है। ठीक है, एनर्जी किसके थ्रू बनती है? रिस्पायरेशन के थ्रू। और रिस्पायरेशन के लिए फूड कहाँ से आता है? वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू आता है, जो ग्लूकोज था। सेल्स ब्रेक फूड मॉलिक्यूल्स टू रिलीज देयर केमिकल एनर्जी। तो सेल्स क्या करते हैं? फूड के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं, जैसे कि ग्लूकोसिस को ब्रेक करेंगे रिस्पायरेशन में, और क्या बनाएंगे? केमिकल एनर्जी, जो क्या होगी? प्लांट यूज करेगा। उसके बाद है द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। अब फॉर एग्जाम्पल ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ना, ग्लूकोज को यूं तोड़ना, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ये क्या कहलाता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज रिस्पायरेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये ग्लूकोज है, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना। अब इसको तोड़कर एनर्जी बनाएगा किस प्रोसेस के थ्रू? रिस्पायरेशन। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके लिए रिस्पायरेशन हो रही है, एनर्जी। ये ग्लूकोज आ गया C6H12O6, फिर ऑक्सीजन मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और एटीपी क्या होती है? एनर्जी का फॉर्म। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब ह्यूमन डाइजेस्टिव, सॉरी फिर फोटो रिस्पायरेशन भी थी। सच टाइप ऑफ रिस्पायरेशन मींस लाइट स्पेस। यानी कि वो वाली रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन होती वो ये कि जब ग्लूकोज ब्रेक हो और एनर्जी प्रोड्यूस हो। अब वो वाली रिस्पायरेशन जिसमें लाइट के लाइट की प्रेजेंस में हो, लाइट मौजूद हो, तब रिस्पायरेशन हो, तो वो होती है फोटो रिस्पायरेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब ह्यूमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। ह्यूमन के डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है। सबसे पहले माउथ है, माउथ से इसोफेगस में जाएगा, इसोफेगस से स्टमक में जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर एनएस के थ्रू फिर वो डेफिकेट हो जाएगा, यानी कि बॉडी से निकल जाएगा, आउट हो जाएगा। तो ये पूरा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ कहाँ क्या क्या डिसऑर्डर्स आते हैं, क्या क्या बीमारियां होती है, वो हम इसके अंदर बताएंगे। जो सबसे पहले ये डायरिया। डायरिया को हम इजी उसमें बोलते हैं मोशन। इट इज कंडीशन इन विच द sufferer has frequent water loss, bowel movement due to fast peristaltic movement। पेरिस्टालसिस क्या होती है? स्टमक की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिससे क्या होती है? जो एसिड वगैरह होते हैं वो फूड के साथ मिक्स होती है, वो होती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो डायरिया में क्या होता है? बहुत ज्यादा वाटर लूज होना शुरू हो जाता है बॉडी से। जो हम पानी पी रहे हैं वो हमारी उससे भी, और जो हमारी बॉडी का भी वाटर जो स्टोर होता है वो लूज, यानी कि वो बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है। और बॉवल मूवमेंट यानी कि जो स्टमक की मूवमेंट होती है वो क्या हो जाती है?
स्लो हो जाती है, सॉरी फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मोशन आना शुरू हो जाता है। दिस कंडीशन में बी accompanied by painful abdominal cramps, nausea, fever, generalized weakness। यानी कि ये इसके साथ क्या क्या हो सकता है, पेट में दर्द होता है, पेनफुल एब्डोमिनल क्रैम्प्स होगा, पेट में दर्द, नोजिया हो गया, उल्टी आने वाली फीलिंग, फीवर, बुखार हो जाता है, और जनरलाइज वीकनेस यानी कि जाहिर है कमजोरी हो जाएगी बार बार उल्टी करने से। आई इट अकर्स इट अकर्स व्हेन required water is not absorbed in blood from colon। ये तब होता है जब कॉलेज जो होता है, कॉलेज मतलब कि स्मॉल वो लार्ज इंटेस्टाइन, उससे वाटर एब्जॉर्ब होता है। अब अगर वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वाटर फिर बॉडी, जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बॉडी में वाटर आएगा नहीं, और जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, वो मोशन के थ्रू बॉडी से बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा। The main cause of diarrhea includes lack of adequate safe water, virus and bacteria। यानी कि क्या होता है डायरिया में, लैक ऑफ एडिकेट सेफ वाटर। और ये डायरिया किस किस चीजों की वजह से हो सकता है, अगर आप साफ पानी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, किसी वायरस की वजह से भी हो सकता है, किसी बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। मोस्टली किसकी वजह से होता है, जब आप कोई गंदा पानी ले रहे हो, कोई साफ पानी का यूज नहीं किया, उसकी वजह से डायरिया हो गया, तो इन्फेक्शन हो गया इसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में। इन माल न्यूट्रिशन इंडिविजुअल्स, डायरिया लीड्स टू सीवियर डिहाइड्रेशन एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। यानी कि वो लोग जो माल न्यूट्रिशन होते हैं, जिनको कम खाने को मिलता है, अब उनको अगर डायरिया हो जाए तो क्या हो जाता है, ज्यादा डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी को डिहाइड्रेशन बोलते हैं बॉडी। और फिर क्या हो जाता है, उनकी लाइफ लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि उनकी डेथ हो सकती है। तो कंट्रोल डायरिया, to control diarrhea, consume adequate amount of water to replace loss, preferably mixed with essential salt and some amount of। यानी कि डायरिया को रोकने के लिए अब क्या किया जा सकता है, सॉल्ट वाले वाटर को, जैसे ओआरएस होता है उसके अंदर वाटर होता है, वो सॉल्ट होता है। अब क्या होगा, जब सॉल्ट होगा तो वो वाटर को जब बॉडी के अंदर सॉल्ट जाएगा तो वो वाटर को अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। तो कॉलन से क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जब कॉलन से वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो मोशन नहीं होंगे, यानी कि डायरिया नहीं होगा। उसके बाद है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इज अ कंडीशन वेयर अ पर्सन एक्सपीरियंसेस हार्ड फीसेस दैट आर डिफिकल्ट टू एलिमिनेट। कॉन्स्टिपेशन में क्या हो जाता है, जो फीसेस होते हैं बहुत हार्ड हो जाते हैं, और क्या हो जाता है वो इजीली बॉडी से रिमूव आउट नहीं होते। द मेन कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन आर हार्डनिंग ऑफ फीसेस ड्यू टू एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू कॉलन, इनसफिशिएंट। अच्छा, तो क्या होता था, डायरिया का ऑपोजिट है कॉन्स्टिपेशन। डायरिया में वाटर बहुत कम एब्जॉर्ब होता था या होता ही नहीं था, और कॉन्स्टिपेशन में क्या होता था, वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया कॉलन से। अब जब ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया तो फिर क्या होगा, जो फीसेस होंगे वो क्या हो जाएंगी, बहुत ज्यादा ड्राई और हार्ड हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो बॉडी से आराम से रिमूव हो। अब क्या होगा, इनसफिशिएंट इंटेक ऑफ डाइटरी फाइबर, डिहाइड्रेशन, मेडिसिन। अब किस किस की वजह से हो सकती है, डाइटरी फाइबर यानी कि फाइबर वाली चीजों को कम खाएंगे तो हो सकती है, डिहाइड्रेशन यानी कि पानी कम कंज्यूम करेंगे तो हो सकती है, दवाइयाँ, किसी कुछ कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जैसे जिनमें आयरन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम वगैरह होते हैं, उनकी वजह से भी जो होती है कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकती है। उसके बाद है ट्यूमर से, रेक्टम और एनस। सिर्फ कॉलन की एब्जॉर्प्शन की वजह से नहीं हो सकती, ट्यूमर से, रेक्टम और एनएस वगैरह में भी हो सकती है। द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन आर चेंज इन डाइट एंड एक्सरसाइज हैबिट, यूज ऑफ लैक्सेटिव, पैराफिन मे बी इन सम केस। यानी कि क्या हो सकता है, हम अपनी डाइट को चेंज कर सकते हैं, फाइबर वाली डाइट ले सकते हैं, एक्सरसाइज को अपनी हैबिट बनाएंगे तो भी कॉन्स्टिपेशन कम हो सकती है। यूजेस ऑफ लेक्सेटिव यानी कि कुछ दवाइयां वगैरह भी ले सकते हैं जिनमें पैराफिन वगैरह होती है, उनसे भी जो होती है कॉन्स्टिपेशन को कम किया जा सकता है। और अगर हमें पूरी तरह से प्रिवेंट करनी है, यानी कि होने ही नहीं देनी, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको उसको ट्रीटमेंट पहले कर देना चाहिए। उसके बाद है अल्सर। अल्सर क्या होता है, अल्सर वो होता है जब जो सेल की लाइनिंग होती है, अब वो फॉर एग्जाम्पल स्टमक है, क्या ये स्टमक आ गया, स्टमक की लाइनिंग, स्टमक के अंदर क्या मौजूद होते हैं, एसिड, एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मुख्तलिफ एसिड, पेप्सिन वगैरह चीजें मौजूद होती हैं जो क्या कर सकती हैं, स्टमक की लाइनिंग को डैमेज कर सकती है, स्टमक की लाइनिंग होती है इनको डैमेज कर सकती है। अब अगर जे किसी जगह से स्टमक की लाइनिंग डैमेज हो गई, उसको बोलते हैं अल्सर। इट इज अ sore in gut lining and can be different organs such as ulcer or stomach is called gastric ulcer। अगर जे स्टमक के अंदर अल्सर हो जाए तो वो गैस्ट्रिक अल्सर कहलाएगा, अगर ड्यूडेनम के अंदर हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, ड्यूडेनम
ड्यूडेनल अल्सर। उसके बाद अल्सर इन ईसोफेगस। अगर ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या होता है? खाने की नाली जो होती है, ये माउथ है। ठीक है, माउथ के बाद जो खाने की नाली होती है जिसके थ्रू माउथ से खाना स्टमक में आता है, उसे ईसोफेगस बोलते हैं। तो ईसोफेगस के अंदर अगर अल्सर हो जाए तो ईसोफेगल अल्सर। स्टमक के हो जाता है तो गैस्ट्रिक अल्सर होता था। एंड ब्रेक डाउन टिश्यू बाय एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। वही जो मैंने आपको बताया कि जो एसिड होता है वो फूड को ब्रेक डाउन करता है, अगर वो स्टमक की लाइनिंग को डैमेज करता है तो अल्सर हो जाता है। इट कैन बी ड्यू टू लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन। अब इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन के थ्रू कम कर सकते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी यानी कि जो प्रॉब्लम कॉज ना करे, इंफ्लेमेटरी कॉज ना करे, लाइक एस्पिरिन। ठीक है, उसके अलावा स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है अल्सर। कॉफी ज्यादा पिए उसकी वजह से भी हो सकता है। कोला वगैरह के थ्रू भी हो सकता है, और ज्यादातर लोग जो स्पाइसी फूड खाते हैं उसके थ्रू भी अल्सर हो सकता है। few sign few of the signs are under abdominal burning after। यानी कि क्या होता है एब्डोमिनल बर्निंग? यानी कि जलने जैसी फीलिंग आती है स्टमक में, तो इसका मतलब होता है कि अल्सर होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। डिस्क्राइब कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर नेसेसरी फॉर योर बॉडी, स्पेशली ग्लूकोज विच इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। They are generally divided into two categories: simple carbohydrates such as sucrose, which digest quickly, and complex carbohydrates such as starch, etc., which digest slow। यानी कि क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में जैसे कि ग्लूकोज है, जो प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का। सबसे प्राइमरी सोर्स क्या होता है एनर्जी का? वो ग्लूकोज होती है, जो हमें फॉरन एनर्जी देती है। उसके बाद है दे आर जनरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कार्बोहाइड्रेट्स को हम दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सक्रोज। सक्रोज क्या होता है? जो कि बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं और होते हैं स्टार्च। जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं वो हो गया सक्रोज, और जो देर से होते हैं वो हो गया स्टार्च। विच डाइजेस्ट स्लो, जो कि स्लो डाइजेस्ट होता है स्टार्च। सोर्स ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड फ्रूट्स हो गए, शुगर, प्रोसेस्ड ग्रेन्स सच एज व्हाइट राइस और फ्लोर। ये सारी जो फ्रूट्स वगैरह में शुगर के थ्रू ग्रेन में, ये सारी क्या होती हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। और आटे वगैरह में भी मौजूद होती हैं, व्हाइट ब्रेड में भी मौजूद होती है। ये सारी क्या होती है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट होती है। यू कैन फाइंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ मिल सकते हैं? ग्रीन और स्टार्ची वेजिटेबल्स में मिल सकते हैं, पोटैटोज, होल ग्रेन, बीन्स, लेंटिल्स। अब ये जो सारे वेजिटेबल्स वगैरह के थ्रू हमें मिलते हैं, ये सारे स्टार्च वाले होते हैं, क्योंकि जो प्लांट होता है वो फूड अपना किस फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च के फॉर्म में। उनके थ्रू हमें स्टार्च मिलते हैं, जैसे कि वेजिटेबल हो गए, पोटैटोज हो गए, आलू होते हैं, ग्रेन्स हो गई, बीन्स हो गई। उसके अलावा ये जो लेंटिल्स, जो दालें वगैरह हम खाते हैं, उन सब में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। द मोस्ट कॉमन एंड अबंडेंट फॉर्म आर शुगर, फाइबर्स एंड स्टार्चेस। और जो मोस्ट कॉमन और सबसे ज्यादा पाए जाने वाला शुगर होता है वो क्या होता है? शुगर और फाइबर्स, स्टार्चेस वगैरह होते हैं। उसके बाद है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स कॉल्ड अमाइनो एसिड। प्रोटीन के यूनिट्स यानी कि बहुत सारे, जब अमाइनो एसिड हमने एमसीक्यूज में पढ़ा था, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिले, ये बहुत सारे अमाइनो एसिड मिले और उसके बाद ये क्या बनाएंगे? प्रोटीन। ठीक है, इसके इसी तरह जब बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, सॉरी बहुत सारे ग्लूकोज मिलेंगे, तो वो क्या बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स द बॉडी टेक्स लॉन्गर टू ब्रेक देम डाउन। प्रोटीन क्या होते हैं? लॉन्गर कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको मतलब कि वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे स्टार्च होता है। तो बॉडी को बहुत टाइम देता है इनको ब्रेक करने। और ये भी मैंने आपको बता दिया था, माइनस से मिलकर बनते प्रोटीन। एज अ रिजल्ट देयर आर मच स्लोअर एंड लॉन्ग लास्टिंग सोर्स ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो होता क्या है, ये बहुत स्लोअर और क्या कहते हैं, लास्टिंग, ज्यादा देर तक एनर्जी देते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी कम देर तक देते हैं, प्रोटीन ज्यादा देर तक देते हैं। देयर आर टू अमाइनो एसिड, दो तरह के अमाइनो एसिड होते हैं। द बॉडी synthesizes some of them from components within the body, but it cannot synthesize nine of the amino acids called essential amino acids। तो होता क्या है, दो 20 तरह के अमाइनो एसिड होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। बॉडी जो होती है सिर्फ, बॉडी सिंथेसाइज सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी सिर्फ कुछ तरह के अमाइनो एसिड बना सकती है। लेकिन कुछ अमाइनो एसिड है जो बॉडी नहीं बना सकती, उनको बोलते हैं
असेंशियल अमाइनो एसिड जो बॉडी बना सकती है वो होते हैं नॉन असेंशियल, और जो बॉडी नहीं बना सकती और उसको उसकी जरूरत होती है वो होते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड। दे मे बी कंज्यूम्ड इन द डाइट। अब ये हमें किसकी जरूरत, अब जब बॉडी को नहीं बना सकती तो हमें उसके लिए तो डाइट की जरूरत पड़ेगी कि डाइट के थ्रू वो अमाइनो एसिड हमें मिले। द बॉडी नीड्स प्रोटीन टू मेंटेन एंड रिप्लेस टिश्यू एंड देयर फंक्शन। यानी कि बॉडी को किस चीज की जरूरत होती है, टिश्यू को रिप्लेस करने की, उनके फंक्शन को रिप्लेस करने की जरूरत होती है। प्रोटीन इज नॉट यूजुअली यूज फॉर एनर्जी। प्रोटीन को एनर्जी के लिए ज्यादातर यूज नहीं किया जा सकता, किया जाता है। ये ज्यादातर किसके लिए यूज किया जाता है? अब अगर इफ द बॉडी इज नॉट गेटिंग इनफ कैलोरीज फ्रॉम अदर न्यूट्रिएंट्स और फ्रॉम द फैट स्टोर्ड इन द बॉडी, प्रोटीन इज यूज्ड एज एनर्जी। अब अगरचे कैलोरीज की जरूरत नहीं पड़ती, कैलोरीज जो होती हैं इनफ नहीं होती, तो फिर बॉडी को जरूरत पड़ती है प्रोटीन को, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करने की, ताकि उसको एनर्जी मिल सके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो मैंने आपको बताया था, पूरी जो ब्रेक डाउन होता है फूड का, वो सब जिस प्रोसेस में होता है वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी यूज्ड बाय सेल्स इन द बॉडी। तो होता क्या है, ब्रेक डाउन करता है फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम, और फिर सेल्स उसको यूज करते हैं। उसके बाद डाइजेशन बिगिंस विद फूड एंटर्स द माउथ। डाइजेशन कब शुरू होती है? जब फूड मुंह ओरल कैविटी के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर दाखिल होता है। बॉडी मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन अकर्स इन द माउथ। अब जो माउथ होता है उसके अंदर मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है और केमिकल डाइजेशन भी होती है। कैसे होती है? जो सलाइवा है वो केमिकल डाइजेशन कर रहा है और टीथ जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन कर रहा है। टीथ का काम क्या होता है? तोड़ना फूड को, ठीक है। और सलाइवा का काम क्या होता है? उसको और ज्यादा ब्रेक डाउन करना। टीथ ग्राइंड एंड ब्रेक अप फूड मैकेनिकल विद while an enzyme in saliva called amylase break begins to break down carbohydrates chemically। वही जो बात मैंने आपको बताई, मैकेनिकली ब्रेक कर रहा होगा। और सलाइवा सलाइवा क्या बोलते हैं, सलाइवा के अंदर कौन से एंजाइम मौजूद होता है? अमाइलेज। तो अमाइलेज क्या करता है? केमिकल के थ्रू ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि वो खुद एक केमिकल होता है। एक एंजाइम केमिकल ही हुआ ना। आफ्टर इट इज swallowed the chewed food not called as bolus move down the esophagus। The esophagus acts as a connection between the mouth and the stomach but no digestion against it। अब जैसे कि ये माउथ है, ये माउथ है, ठीक है, ये ईसोफेगस आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गया स्टमक, ये स्टमक। तो माउथ के थ्रू जो ये टीथ आ गया माउथ के, जिसमें मैकेनिकल डाइजेशन की, सलाइवा आ गया जिसने केमिकल डाइजेशन की। उसके बाद फूड किस में जाएगा? ईसोफेगस में। ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस से जा रहे हैं। अब क्योंकि ये ईसोफेगस से जा रहे हैं तो क्या होगा, ईसोफेगस का काम से फूड जो होता है माउथ से लेके स्टमक तक लेके जाना होता है। ये किसी भी किस्म की डाइजेशन नहीं करता, ठीक है। इट डज नॉट एनी डाइजेशन, नो डाइजेशन अकर्स हियर, ठीक है। उसके बाद है द bolus then reacts the stomach reaches the stomach where more mechanical and chemical digestion takes place। तो बोलस का काम क्या होता है? बोलस यानी कि अब जो है माउथ में ग्राइंडिंग मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन के बाद फूड क्या बन गया? बोलस बन गया। अब बोलस किसके अंदर गया? स्टमक के अंदर, ठीक है। स्टमक के अंदर ये बोलस गया, ठीक है, ये बोलस आ गया स्टमक के अंदर इसोफेगस के थ्रू। उसके बाद क्या होगा? केमिकल द बोलस टीचर द स्टमक वेयर मोर मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस। अब जो बाकी पहले तो थोड़ी सी माउथ में होती, अब स्टमक के अंदर होगी मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन। The muscles in the stomach walls churns the bolus, allowing it to mix with digestive enzyme and gastric juices। तो जो स्टमक के अंदर एंजाइम मौजूद होते हैं, ये केमिकल गैस्ट्रिक जूसेस मौजूद होते हैं, ये केमिकल डाइजेशन करते हैं। और फिर जो बोलस होता है वो क्या बन जाता है? काइम बन जाता है। माउथ में जब आया फूड तो बोलस बना, फिर वो ऐसे किसके थ्रू स्टमक में गया, स्टमक में जब उसकी डाइजेशन हो गई मैकेनिकल और केमिकल, फिर वो बन गया काइम। द प्रोसेस कन्वर्ट द बोलस इनटू अ लिक्विड कॉल्ड काइम, काइम बन गया। उसके बाद क्या होता है? डाइजेशन डाइजेशन कंटिन्यूज इन द स्टमक फॉर सेवरल आवर्स। डाइजेशन क्या होती है? स्टमक तक थोड़ी देर तक, कुछ टाइम तक डाइजेशन होती रहती है। उसके बाद क्या होती है? ड्यूरिंग दिस टाइम एन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन ब्रेक्स डाउन मोस्ट ऑफ द प्रोटीन।
तो फिर क्या होता है, प्रोटीन को ब्रेक कौन करता है, स्टमक के अंदर एक एंजाइम होता है पेप्सिन, वो प्रोटीन को ब्रेक करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द काइम इज स्लोली ट्रांसपोर्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो काइम है ये कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अ, अब जो बाकी की केमिकल डाइजेशन होगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। Bile which is made in the liver is released from the gallbladder to help fats। अब क्या होगा, बाइल जो होगा, जो गॉल ब्लैडर रिलीज कर रहा होगा, वो क्या करेगा, फैट की डाइजेशन कराएगा, फैट की एब्जॉर्प्शन कराएगा। In addition, enzyme from the pancreas and intestine and walls combine with the chyme to start the final part of digestion। तो अब क्या हुआ, जो इंजाइम होगा, जो पेंक्रियाज भी और जो इंटेस्टिनल के जो वॉल्स होते हैं, ये इंटेस्टिनल के वॉल्स हैं, ये भी क्या करेंगे, एंजाइम रिलीज करेंगे, पेंक्रियाज भी एंजाइम रिलीज करेगा। उसके बाद वो काइम के साथ मिलेगा और फिर फाइनल पार्ट होगा डाइजेशन। मोस्ट न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि जो ज्यादातर एब्जॉर्प्शन होती है वो कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ये पूछा जा सकता है आपसे। न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब थ्रू द वॉल्स इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड बाय द टाइम द काइम एग्जिट द स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली वाटर एंड इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंस आर लेफ्ट बिहाइंड। यानी कि क्या होता है, न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो स्पंज की तरह, जैसे ना स्मॉल इंटेस्टाइन से सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो यहाँ जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, इनसे सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, और फिर क्या रह जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, सिर्फ अनडाइजेस्टेबल सब्सटेंसेस, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो डाइजेस्ट नहीं होते सिर्फ वो रह जाएंगे। द काइंड देन एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन, here water is removed and bacteria break down some indigestible material producing important compounds such as vitamin K। तो अब क्या होगा, फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वो और ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा। और एक और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो होती है विटामिन के। विटामिन के जो होती है, अ, वो प्रोड्यूस होती है लार्ज इंटेस्टाइन। द कॉन्सेंट्रेटेड वेस्ट मटेरियल दैट रिमेन्स कॉल्ड। और फिर जो एंड का मटेरियल रह जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसको बोलते हैं फीसेस, विच पास आउट होता है। अब जो फीसेस है वो किसके थ्रू, रेक्टम के थ्रू पास आउट हो जाएगा। ये रेक्टम है, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, फिर ये जो रेक्टम है इसके थ्रू फीसेस पाउट आउट हो जाए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीजेस के बारे में। वेस्कुलर कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस क्या होते हैं, वो डिजीजेस जो हार्ट के या वेसल्स के अंदर हो जाते हैं उनको बोलते हैं। जैसे गैस्ट्रिक थे तो उसके अंदर जो पेट के अंदर डिजीजेस होते थे वो डिस्कस करते थे। अब हम कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस को डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारे पास आर्थरोस्क्लेरोसिस। आर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, मोस्ट कॉमन अमंग द कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस आर्थरोस्क्लेरोसिस। ATH is a disorder in which bad fats, that is low density lipoprotein, LDL and cholesterol get deposited in the blood vessel in internal। तो होता क्या है, ये ब्लड वेसल आ गई आपकी, ठीक है। आर्थरोस्क्लेरोसिस में क्या होगा, ये भी एक डिजीज है, इसके अंदर जो फैट्स होते हैं जैसे कि लिपोप्रोटीन हो गया, लिपिड और प्रोटीन का मिक्सचर, LDL एंड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये क्या होती है, किस तरह करके वेसल्स के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, जमा होना शुरू हो जाती है। अब जब ये जमा होना शुरू हो जाएंगी तो ये वेसल से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा इंटरनल एयर से, तो ये जो डिजीज होता है ये कहलाता है आर्थरोस्क्लेरोसिस। उसके बाद है आर्थरोस्क्लेरोसिस। It is the process in which atherosclerosis loses their elasticity due to some pathological process और सिंपली बाय एजिंग। अब क्या होता है, जब इस तरह जमा होना शुरू हो जाता है एजेस पर भी, इधर भी, तो जो वेसल की इलास्टिसिटी होती है ना, जो इलास्टिक बनाती है, उनका साइज कम छोटा बड़ा हो सकता है, वो सब आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से लॉस हो जाता है, लॉस देयर इलास्टिसिटी। उसके बाद क्या होता है, ड्यू टू सम पैथोलॉजी। अब ये किसी प्रोसेस के थ्रू भी हो सकता है, अब जैसे ब्लड पास हो रहा है उसके थ्रू भी हो सकता है, या फिर एजिंग की वजह से भी हो सकता है आर्थरोस्क्लेरोसिस। लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, अब क्या होगा, इलास्टिसिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ब्लड प्रेशर जब आ रहा है, ब्लड यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, और वेसल ब्लॉक है, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा।
lead to high blood pressure, which may eventually be able to lead to vascular hemorrhage। तो क्या हो जाएगा, वेस्कुलर हिमोरेज हो जाएगा, यानी कि फिर वेसल ब्लॉक हो जाएगी। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की बारे में बात करते हैं। कॉजेज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू नॉन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता क्या है, सिंपली हार्ट अटैक को बोलते हैं। कैन बी डिवाइडेड इनटू मॉडिफिएबल फैक्टर्स व्हिच वी कैन नॉट चेंज एंड मॉडिफिएबल फैक्टर व्हिच कैन बी चेंज। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन दो तरीके से हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है। एक चीज जो हम चेंज कर सकते हैं, और एक चीज जो हम चेंज नहीं कर सकते, हार्ट अटैक। उसके बाद है वैस्कुलर सर्जरी। वैस्कुलर सर्जरी के थ्रू फिर जो होती है हार्ट अटैक के इशू को सॉल्व किया जाता है। वैस्कुलर सर्जरी इज अ प्रोमिनेंट फील्ड ऑफ सर्जरी इन विच वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स आर मैनेज्ड बाय वैस्कुलर सर्जरी। तो वैस्कुलर सर्जरी में क्या होता है, आर्टरीज के अंदर या फिर वेन्स हो गई, आर्टरीज क्या थी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती थी, वेन्स दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती थी, लिम्फेटिक वेसल्स वो होते हैं जो बॉडी का फ्लूइड होता है वो। इनके अंदर जो सर्जरी वगैरह करनी होती है वो वेस्कुलर सर्जन करता है, ठीक है। फील्ड गेन्स वेरी प्रोमिनेंस व्हेन सर्जरी इन्वॉल्व बाईपास सर्जरी ऑफ हार्ट, एंजियोप्लास्टी, फिस्टुला फॉर्मेशन इन केसेस ऑफ रीनल। तो ये सारी जो मुख्तलिफ सर्जरीज होती है, जिसके एंजियोप्लास्टी हो गई, जिसमें जो आर्टरी होती है उसको खोला जाता है ताकि अब जो है ब्लड आराम से पास हो सके, एंजियोप्लास्टी। और सर्जरी, हार्ट की मुख्तलिफ सर्जरी होती है, फेस्टुला फॉर्मेशन, ये जो चीजें जमा हो जाती हैं। और रीनल फेलियर यानी कि किडनी का कोई इशू है, तो इसके थ्रू जो होती है वेस्कुलर सर्जरी के थ्रू वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद है लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन पाकिस्तान। तो लीडिंग कॉज सबसे बड़ी जो वजह है हमारे पाकिस्तान में जिन लोगों की डेथ होती है उसकी क्या वजह है। इन 2018 कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, ischemic heart diseases and stroke, paralysis which is due to damage of brain tissue becomes major cause of death in the world। यानी कि स्ट्रोक की वजह से या हार्ट के डिसीजेस की वजह से, स्ट्रोक में होता क्या है, बॉडी जो कि पैरालाइज हो जाती है, यानी कि फालिज हो जाना, एक तरफ की बॉडी का हो जाता है, हमने सुना होता है एक साइड की बॉडी फालिज हो जाती है, यानी कि पूरी पैरालाइज हो जाती है, मूव नहीं कर सकते, हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो ये जो होती है कि डेथ की एक मेन कॉज है। स्टेशनरी लाइफ स्टाइल, पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अनएबिलिटी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज ऑफ हेल्थ, अनएबिलिटी ऑफ डॉक्टर इन रूरल एरियाज, लैक ऑफ हेल्थ डाइटरी अवेयरनेस, ये सारी वजूहत हैं जिनकी वजह से लोगों की लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है और उनकी डेथ हो जाती है। अब हमारी लाइफस्टाइल अगर बुरी होगी, हमारी इकोनॉमिक, हमारी चीजों के ज्यादा पैसे होंगे तो लोग हेल्दी चीजें खरीदना कम कर देंगे। आर्ट फैसिलिटीज, हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। डॉक्टर्स रूरल एरियाज में मौजूद नहीं होते, जैसे कि गांव देहात वगैरह में, तो उनको डाइट की कोई अवेयरनेस नहीं होती। ऑल कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज इंडियंस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर इन। अब इन सब की वजह से क्या होता है, हमारी कंट्री में कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं और लोगों की डेथ होती है। अब जो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, वो है राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मस्टर्ड मस्टर्ड प्लांट, फ्रॉग, अमेबा, वर्कर्स। तो इन सब के बारे में हमने इनकी करेक्टरिस्टिक्स को बताना। तो सबसे पहले हमारे पास मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट क्या होता है, बेसिका, बायोलॉजिकल नेम ऑफ बेसिका कैम्पेस्ट्रिस जो होता है वो मस्टर्ड प्लांट को बोलते हैं। लोकल नेम सरसों, सरसों जो होता है वो मस्टर्ड को बोलते हैं। ये क्या होता है, एक मल्टी सेल्युलर प्लांट, यानी कि बहुत सारी सेलों से मिलकर बनता है। लीव्स यूज एज वेजिटेबल्स, सीड्स एंड यूज एज एस्ट्रच। तो क्या होता है, वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स वगैरह के लिए वेजिटेबल्स, सीड्स यूज एंड एक्सट्रैक्शन, इनके थ्रू हमें वेजिटेबल्स मिलते हैं। वेजिटेबल के थ्रू नीम को खाने के लिए भी यूज, वो सरसों को खाने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इनकी सीड को भी यूज किया जाता है, सरसों की सीड को। और एक्सटेंशन के लिए यानी कि इनको तेल वगैरह निकालने के लिए भी यूज किया जाता है। लेंथ ऑफ प्लांट 1 to 1.5 मीटर, यानी कि 1 to 1.5 मीटर जो होती है इनकी लेंथ होती है। ईच फ्लावर इज येलोइश इन कलर, यानी कि इनका कलर येलोइश होता है। ये सब चीजों के लिए यूज की जाती है इसको। ये एक मल्टी सेलुलर होता है। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका बायोलॉजिकल नेम जो एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है फ्रॉग। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या होता है, राना टिग्रीना। ये क्या है, एक मल्टी सेलुलर एनिमल है, यानी कि बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। ये वाटर, लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, यानी कि एम्फीबियन है, ये वाटर में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है। उसके बाद क्या है,
टू पार्ट्स ऑफ बॉडी, हेड एंड ट्रंक। तो इसके दो तरह के पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, एक हेड होता है, ट्रंक भी मौजूद होता है। इट फीड्स ऑफ स्मॉल इंसेक्ट, ये क्या खाता है, स्मॉल इंसेक्ट को खा के जिंदा रहता है। कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टिश्यूज, एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर। यानी कि जैसे कि ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन और फ्रॉग के अंदर बहुत सी चीजें सिमिलर होती है, इनके अंदर भी टिश्यूज वगैरह होते हैं वो सिमिलर होते हैं ह्यूमन से। तो ये तरह के कुछ तीन तरह के टिश्यूज होते हैं जो इनकी बॉडी में पाए जाते हैं। उसके बाद है अमोइबा। Amoeba क्या है? It is a unicellular organism found in mud of shallow pond and stagnant water। यानी कि क्या है, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक सेल से मिलके बना है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली। और क्या होता है, ये पाउंड में पाया जाता है, शैलो पाउंड, स्टिग्नेंट वाटर। यहाँ एमोएबा को इन जगहों पे, यानी कि जो पानी खड़ा रह जाता है वहां आ जाता है एमोएबा। इट्स साइज इज अबाउट 0.25 मिलीमीटर। इसका साइज क्या होता है, 0.25 मिलीमीटर होता है। हमारे पास इरेगुलर इन शेप, इरेगुलर यानी कि इसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता, इसका शेप कुछ इस तरह से होता है, अलग अलग किस्म की शेप्स होता है। इट इज सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प इन मूवमेंट। अब जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो इसकी मूवमेंट में मदद करती है। उसके बाद है आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज ट्रांसपेरेंट एक्टोप्लाज्म। यानी कि जो साइटोप्लाज्म का आउटर पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, एक्टोप्लाज्म। ठीक है। उसके बाद है इनर पार्ट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म, और अंदर वाला पार्ट क्या कहलाता है, एंडोप्लाज्म। ऊपर वाला एक्टोप्लाज्म, अंदर वाला एंडोप्लाज्म। अमीबा मूव बाय फूड बाय फैट्स, फ्लैट फूड कॉल्ड सीडोपोड। तो ये क्या होते हैं इनके अंदर, ये अमीबा है तो अमीबा के अंदर एक फुट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनको बोलते हैं सीडोपोडिया, जिनके थ्रू ये मूवमेंट करते हैं। ठीक है। उसके बाद है वॉलबॉक्स। तो वॉलबॉक्स क्या होता है, ये एक वॉलबॉक्स इज अ पॉलीफाइलेटिक जीनस ऑफ क्लोरोफाइट ग्रीन एल्गा। तो ये क्या होता है, पॉलीफाइलेटिक जीनस क्लोरोफाइट ग्रीन एल्गा। ये ग्रीन एल्गा होता है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फोटोफाइलेटिक जीनस होता है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं। दिस फॉर्म बाय स्फेरिकल कॉलोनीज ऑफ अप टू 5000 सेल्स। ये कॉलोनीज में रहता है, इस तरह से ये सर्कल कॉलोनीज होती है, ये बड़ी सी सर्कल कॉलोनीज होती है, इसके अंदर ये इस तरह से मिलजुल कर रहते हैं वॉल्वस। उसके बाद दे लिव इन वेराइटी ऑफ फ्रेश वाटर। ये कहाँ मुख्तलिफ जो होते हैं, ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। और ये किसके थ्रू मूव करते हैं, फ्लैजिला के थ्रू मूव करते हैं, इनके ऊपर फ्लैजिला मौजूद होता है। जैसे अमोइबा में सीरोपीडियम मौजूद होता था, फ्लैजिला के अंदर क्या मौजूद होता है, सॉरी वॉल्वस के अंदर क्या मौजूद होता है, फ्लैजिला मौजूद होता है। वॉल्वस इज अ सेल हैव क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन ओन फैट, नहीं ओन फूड। वॉल्वस के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये अपना फूड खुद बनाते हैं। वॉल्वस आर नॉट, जैसे प्लांट अपना खुद फूड बनाते हैं वैसे वॉल्वस भी अपना खुद फूड बनाते हैं, क्योंकि इनके पास फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है, जब भी इन्हें क्लोरोफिल फाइट ग्रीन एल्गा है। तो उसके बाद वॉल्वस आर नॉट हार्मफुल टू ह्यूमन बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी टॉक्सिक सब्सटेंस। क्योंकि वॉल्वस जो है कोई टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए ये ह्यूमंस के लिए भी हार्मफुल नहीं होता, नॉट हार्मफुल टू ह्यूमंस। जजाकल्ला। अब आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपका पूरा जो है क्लास 9 का बायो वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप अगरचे ये सारी चीजें याद कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत आसानी से निकल जाएगा। और यही सब चीजें जो पॉइंट्स में गिवन है उनको पॉइंट्स में, एमसीक्यूज को, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को, सब कुछ आपने याद करना है। और अगर कुछ समझ आए तो आप इसके अंदर से अगेन समझ भी सकते हैं। जजाकल्ला।